हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम आपका नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन। और हर साल आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 जनरली सिंगल करेक्ट और 4 मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, और उसमें से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट होने लायक होते हैं। लेकिन 24 में जो पेपर आया था लिटिल बिट हार्डर पेपर आया था, अभी डिस्कस करेंगे। बट उसमें से भी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बेसिक नॉलेज से कर सकते थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एफ जेड is equal to e to the power cos of 1 plus iota into sin of z, और हमें इसके रियल पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए एट 0,0। एक तो मेथड है कि हम इसमें से रियल पार्ट लिखें, इमेजिनरी पार्ट लिखें, देन उसका पार्शियल डेरिवेटिव करें। दूसरा डायरेक्ट मेथड क्या है, हम जानते हैं कि f यहाँ पे देखो एनालिटिक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है ये, e टू द पावर सम कांस्टेंट अल्फा इनटू साइन जेड। साइन जेड एंटायर होता है तो अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा साइन जेड एंटायर, e टू द पावर अल्फा साइन जेड एंटायर। तो ये एंटायर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और डेरिवेटिव आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है, एफ डैश जेड, हम उसको क्या लिख सकते हैं, इट इज u ऑफ x प्लस आइटा टाइम v ऑफ x। और अगर हम f डैश एट 0 कैलकुलेट कर लें तो वो क्या आ जाएगा, ux एट 0,0 प्लस आइटा टाइम vx एट 0,0। तो बेसिकली आप f डैश कैलकुलेट कर लीजिए और f डैश में 0 वैल्यू पुट कर दीजिए, उस क्वांटिटी में से रियल पार्ट जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली अगर मैं f डैश जेड की बात करता हूं तो f डैश जेड मेरे पास क्या आ जाएगा, ये अल्फा क्वांटिटी आ जाएगी इस साइड, e टू द पावर अल्फा साइन जेड, और अल्फा साइन जेड का करेंगे तो अल्फा टाइम कोस ऑफ जेड। ठीक है, और अगर मैं f डैश एट 0 कैलकुलेट करता हूं, f डैश एट 0 कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, तो f डैश एट 0 का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा e टू द पावर 0 विच इज 1, और ये साइन 0 दैट इज 1। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी अल्फा, और अल्फा मेरे पास क्या है, कोस ऑफ 1 प्लस आइटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 1 कोस ऑफ आइटा माइनस साइन ऑफ 1 और साइन ऑफ आयोटा। इसमें से हमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस जेड का मीनिंग क्या होता है, कोस जेड इज e टू द पावर आइटा जेड माइनस प्लस e टू द पावर माइनस आइटा जेड बाई 2, और सेम साइन जेड की वैल्यू रख देते हैं e टू द पावर आइटा जेड माइनस e टू द पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 आइटा। तो यहां से जब देखेंगे तो यहां से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट नहीं आएगा। तो रियल पार्ट सिर्फ इस टर्म से आने वाला है, तो इस टर्म को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज कोस ऑफ 1 इंटू ई टू द पावर जेड की जगह आइटा रखना है, तो ई टू द पावर -1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और यहां जो आएगा वो रियल पार्ट आएगा नहीं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, u x एट 0,0 इज इक्वल टू 1/2 टाइम कोस ऑफ 1 इनटू ये आ जाएगा 1 अपॉन ई प्लस ई। ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपका सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी टफनेस नहीं है, बेसिक अगर आपको ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहां कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन आईडी है 704114, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एच आपको एक अपर हाफ प्लेन दिया हुआ है, और एफ एच टू सी नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है, सच दैट मोड ऑफ एफ जेड लेस देन 1 फॉर ऑल जेड। देन हमें एफ डैश एट आइटा के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी। ठीक है, तो यहां कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फंक्शन का बाउंड गिवन है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉची इनक्वलिटी। वो क्या कहती है कि अगर आपका एफ डिफाइन इन और f is analytic in D, जो बेसिकली सम कनेक्टेड डोमेन है, f एनालिटिक है इन कनेक्टेड डोमेन, एंड z नॉट बिलोंग्स टू D है, सच दैट मोड ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन सम r इज कंटेन्ड इन D। ये D में कंटेन्ड है। ठीक है,
देन एफ nth डेरिवेटिव एट z नॉट, ये बेसिकली जब हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल m अपॉन r टू द पावर n। यहां पे मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू m है फॉर ऑल z इन, फॉर ऑल मोड z माइनस z नॉट लेस देन r। तो दिस इज द कोशी इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। यहां पे हमें फंक्शन कहां डिफाइन किया गया, अपर हाफ प्लेन पे, तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। से दिस इज माय y एक्सेस, x एक्सेस, और हमारा जो रीजन दिया हुआ है वो कौन सा रीजन दिया हुआ है, अपर हाफ प्लेन, यानी कि ये रीजन दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर मैं इसमें एक पॉइंट पिक कर लेता हूं, से ये z नॉट विच इज आयोटा y, कुछ पॉइंट होगा, और एक डिस्क बना लेते हैं। जो बेसिकली जिसका सेंटर ये है और रेडियस आयटा y है, तो दिस इज रेडियस विच इज आयटा y, ये डिस्टेंस भी आयटा y हो जाएगी। तो मैंने यहां पे मोड ऑफ z माइनस जेड नॉट लेस देन ये रेडियस r, बेसिकली ये जो डिस्टेंस आएगी ये y डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आयटा y का मतलब क्या है, ये y डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। तो z माइनस जेड नॉट लेस देन r, और r की वैल्यू यहां पे क्या है, आयटा y। और अगर मैं z माइनस जेड नॉट लेस देन y बात कर रहा हूं, और y यहां पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंटेन्ड हो जाएगा h में। और यहां पे हमारा फंक्शन जो है f इज एनालिटिक है इन h, तो इस रीजन पे एनालिटिक हो जाएगा। एंड उसके साथ क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ एफ जेड लेस देन 1 दिया हुआ है। इस पूरे h में ये लेस देन 1 है, तो इस रीजन पे भी लेस देन 1 होगा। तो मैं डेरिवेटिव पे एफ डैश एट जेड नॉट क्या लिख सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल m की वैल्यू 1 अपॉन r, और r मेरे पास क्या गया, 1 अपॉन y, ये लिख सकते हैं। और z नॉट है मेरे पास क्या, z नॉट इक्वल टू कौन सा पॉइंट पिक करा मैंने, आयटा y, तो इसका मतलब f डैश आयटा y मोड लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन y। नाउ y टेंस टू 0 पे ये क्वांटिटी, सॉरी y टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी कहां चली जाएगी, 0 पे, और ये क्वांटिटी 0 पे जा रही है, यानी कि f डैश कहां जाएगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि उसकी मॉडुलस वैल्यू कहां टेंड कर रही है, 0 पे। तो पहला ऑप्शन मेरा डायरेक्टली प्रूफ हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि y टेंस टू इन्फिनिटी f डैश आयटा y इज कॉम्प्लेक्स नंबर विद एब्सोल्यूट वैल्यू 1, नहीं हो सकता। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है तो मॉडुलस वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो 0 पे कभी नहीं जाएगी, तो ये फॉल्स हो गया। y टेंस टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी टेंस टू इन्फिनिटी, फॉल्स हो गया। ये कह रहा है कि इट इज नॉट अ रियल नंबर, कहां जा रहा है, 0 पे, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो आंसर शुड बी ए ऑप्शन। तो अगर आपको ये पता है कि जब भी फंक्शन का मॉडुलस गिवन है तो हमें कोशी इनइक्वालिटी का पहले यूज करना है, और कोशी इनइक्वालिटी बेसिकली अगर प्रूफ करें तो टेलर सीरीज से प्रूफ होती है। ठीक है, तो या तो टेलर सीरीज यूज करके कोशी इनइक्वालिटी बना लीजिए, या डायरेक्टली कोशी इनइक्वालिटी पता है तो आपको यूज हो सकता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व होने वाला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम, आपको देखिए m और n इंटीजर गिवन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बेसिकली नेचुरल नंबर है। मोड z इक्वल टू 1 गिवन है। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल हमें क्या पूछा है, i ऑफ m, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयटा इंटीग्रल ओवर c z टू द पावर m z बार टू द पावर n dz, ये दिया हुआ है। और यहां c जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मोड z इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज, यही मेन कंसेप्ट था, z इंटू जेड बार इक्वल टू 1 इम्प्लाइज z बार इक्वल टू 1 अपॉन z, इम्प्लाइज जो मेरा इंटीग्रल i ऑफ mn हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयटा इंटीग्रल मोड z इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास z टू द पावर m एंड 1 अपॉन z टू द पावर n dz, ये लिख सकते हैं। तो दिस इंटीग्रल इज
तो आई ऑफ एम एन को क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल ओवर मोड जेड इक्वल टू 1/z टू द पावर n माइनस एम dz। अब इस पे या तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो इस पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और अगर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली कंटूर इंटीग्रल यूज कर लीजिए। तो z इक्वल टू ई टू दी पावर क्या पुट कर सकते हैं, आयटा थीटा। तो dz मेरे पास क्या आ जाएगा, आयटा ई टू दी पावर आयटा थीटा। ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल, यहाँ थीटा कहाँ से वेरी करेगा, मोड z इक्वल टू 1, तो थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई 1/z टू दी सॉरी e टू दी पावर n माइनस m इंटू आयटा थीटा इंटू आयटा टाइम e टू दी पावर आयटा थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 पाई आयटा से आयटा ये कैंसिल आउट, इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और इसको लिख सकता हूं e टू दी पावर m माइनस n प्लस 1 आयटा थीटा डी थीटा, ठीक है। जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो ये इंटीग्रल 2 पाई आ जाएगा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ये क्वांटिटी इंटीग्रल करेंगे, ये क्वांटिटी 0 और इंटीग्रल 0 to 2 पाई है, तो इंटीग्रल 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। जब m माइनस n प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में ये क्वांटिटी इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 पाई एंड 1/m माइनस n प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर, और उसको मैं चेंज करके कोस ऑफ m माइनस n प्लस 1 थीटा प्लस आयटा टाइम साइन ऑफ m माइनस n प्लस 1 थीटा लिख सकता हूं, ये क्वांटिटी आ जाएगी। जब इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2 पाई का मल्टीपल यानी कि 1 आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तब भी 1 आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये साइन है 2 पाई और 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0, तो यानी कि यहाँ 0 आ गया। हमें क्या पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 कब मिलेगी, 1 कब मिलेगी, जब आपके पास m माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू क्या आ जाए, n, m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो इस केस में 1 वैल्यू मिलेगी। तो आपका बी ऑप्शन यहां मैच कर गया, बाकी सारे ऑप्शन फॉल्स हो गए। क्लियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है। 704116 क्वेश्चन आईडी है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको डी एक ओपन यूनिट डिस्क दिया हुआ है, एफ डी टू सी होलोमॉर्फिक है, f00 दिया हुआ है, साइज z एक फंक्शन दिया हुआ है, मोड ऑफ fz होल स्क्वायर, एंड देन इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साई ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ fz होल स्क्वायर। तो हमारा fz कैसा फंक्शन होता है, fz को हम अज्यूम कर सकते हैं u प्लस आयटा v, तो मोड ऑफ fz होल स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो जो साई ऑफ z है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो अगर मैं u ऑफ x की बात सॉरी साई ऑफ x की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम u ux, जस्ट कैलकुलेशन है v vx। साई ऑफ xx की बात करूंगा तो वो 2 टाइम ux स्क्वायर प्लस 2 टाइम vx स्क्वायर प्लस ये टर्म आ जाएगी 2 टाइम u xx प्लस 2 टाइम vvxx प्लस साई, सिमिलरली साई ऑफ y करूंगा तो जहां जहां x है वहां y रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम u ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 टाइम v ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 टाइम u y प्लस 2 टाइम v y ये आ गया। इनका सम अप करेंगे या यहीं से कर लेते हैं, f जो दिया हुआ है वो आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन है, तो f होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो डायरेक्टली u एंड v आर हार्मोनिक,
ठीक है, या यहीं लिखते हैं अगली लाइन पे। तो एफ आपका होलोमॉर्फिक है, तो इम्प्लाइज इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक हो जाएंगे। और हार्मोनिक है उसका मतलब क्या है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू जीरो। ये दोनों क्वांटिटी जीरो है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, यू एक्स सॉरी साई ऑफ एक्स एक्स प्लस साई ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम यू एक्स वी एक्स स्क्वेयर यू वाई वी वाई स्क्वेयर, दिस इज 2 टाइम u of x square plus v of x square plus u of y square plus v of y square प्लस ये क्वांटिटी आ जाएगी 2u uxx uyy प्लस 2 इंटू u of xx प्लस u of yy प्लस 2 टाइम v of xx प्लस v of yy। ये क्वांटिटी जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो है, तो आपके पास साई ऑफ एक्स एक्स प्लस साई ऑफ वाई वाई क्या बच गया, 2 टाइम यू एक्स स्क्वेयर यू वाई स्क्वेयर सॉरी प्लस वी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी ऑफ सॉरी यू ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस वी ऑफ वाई स्क्वेयर। अब यहां मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, एफ अगर एफ एनालिटिक है तो मेरा एफ डैश जेड क्या होता है, इट इज यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। ठीक है, और सी आर इक्वेशन लिखेंगे तो यू एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, वी ऑफ वाई, और वी एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस आइटा यू वाई। जब मैं मोड ऑफ एफ डैश जेड होल स्क्वायर की बात करूंगा तो यहां से वो क्या आ जाएगा, यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, यही आ जाएगा। ये क्लियर है। और अगर ये वैल्यूज आपके पास क्या है, मोड ऑफ एफ डैश स्क्वेयर, ये भी मोड ऑफ एफ डैश स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साई ऑफ एक्स एक्स प्लस साई ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ डैश स्क्वायर मोड ऑफ एफ डैश स्क्वायर, तो 2 टाइम आ जाएगा, तो इट इज 4 टाइम मोड ऑफ एफ डैश जेड होल स्क्वायर। लेकिन ये क्वांटिटी मुझे क्या दी हुई है, इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ एफ डैश जेड को मेरे को क्या होना पड़ेगा, जीरो। और वो तभी हो सकता है जब एफ डैश जेड क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब एफ क्या हो जाए, सम कांस्टेंट फंक्शन। हो गया प्रूफ। तो एफ आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और अगर एफ कांस्टेंट फंक्शन है तो वो पूरे सी पे एंटायर बन जाएगा। तो एफ कैन बी एक्सटेंड टू सी एज एन एंटायर फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ मस्ट हैव इनफाइनाइट मैनी जीरो। अब देखो उसने एफ जीरो जीरो दिया हुआ है, इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, एफ जीरो जीरो, तो इम्प्लाइज मेरे पास एफ जेड आइडेंटिकली जीरो बन जाएगा। इतनी जीरो हैं इसके पास, इनफाइनाइट जीरो, तो ये भी ट्रू हो गया। f is not a polynomial, जीरो फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। e टू द पावर f कैन नॉट टेक एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। e टू द पावर f करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि f जीरो है, तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू अटेंड करेगा। यहां क्या करेगा, कैन नॉट टेक, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू, हमें फॉल्स पिक करनी थी, तो आंसर इज। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल क्रैक क्वेश्चन है, 4 सिंगल क्रैक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे, चारों के चारों एग्जाम में बैठ के अटेम्प्ट होने वाले थे। ऐसा कोई भी स्पेशल लॉजिक नहीं था जो नहीं पता हो। अगर बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में पता है तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इसी के कंपैरिजन में अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो देखूंगा वो यहाँ पे हैवी आए, बट 4 सिंगल क्रैक एटलीस्ट 12 मार्क्स का कंटेंट आपका हो गया। ठीक है, और अगर कट ऑफ से कंपेयर करोगे तो कॉम्प्लेक्स में 12 मार्क्स ले लिए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पे। दिस इज द मल्टी क्रैक क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 704159। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, एफ सी माइनस 01 से सी पे होलोमॉर्फिक फंक्शन है दैट डज नॉट टेक एनी वैल्यू इन दिस रीजन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं w इक्वल टू एफ जेड रखूंगा तो w माइनस 1 इक्वल टू एफ जेड माइनस 1 रख सकता हूं।
ये वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ जेड माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c माइनस 2 पॉइंट उठा दिए -1 एंड 1। इस पूरे रीजन पे ये क्वांटिटी है। बस यही आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। अगर मैं एक न्यू फंक्शन बना लेता हूं gz विच इज 1 अपॉन एफ जेड माइनस 1, ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन मैं क्या लिख सकता हूं, एनालिटिक, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ जी जेड एनालिटिक कहां पे, c -1,0। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एफ जेड इसी पे डिफाइन है, तो जी जेड इसके बाहर नहीं ले जा सकते। एंड मोड ऑफ जी जेड की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन तो 1 अपॉन करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 1, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपका जी जेड इस पूरे डोमेन पे डिफाइन है एंड बाउंडेड है, तो इंप्लाइज जी जेड ऑल्सो बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ और डिलीटेड नेबरहुड ऑफ -1 एंड 1, क्योंकि इन 2 पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, अदरवाइज ये फंक्शन हमेशा बाउंडेड है। क्लियर? इसका मतलब 1 और -1 के डिलीटेड नेबरहुड में बाउंडेड फंक्शन है, तो उसके पास सिंगुलरिटी कौन सी हो सकती है, अगर पोल टाइप सिंगुलरिटी होती है तो वहां पे फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाता है। असेंशियल सिंगुलरिटी होती है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता और फंक्शन अनबाउंडेड होता है। तो यहां पे इंप्लाइज हो जाएगा जी जेड हैज ओनली रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट -1 एंड 1। और अगर किसी फंक्शन के पास सिर्फ रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन के पास सिर्फ रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है तो क्या इंप्लाई करते हैं, जी जेड कैन बी एक्सटेंड एज एंटायर फंक्शन, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट पे रिमूवेबल है, बाकी सगे ऑलरेडी एनालिटिक है, तो इसको एंटायर बना सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे बाउंडेड है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी के नेबरहुड में भी बाउंडेड होता है, एंड जी जेड क्या हो जाएगा, बाउंडेड। तो इंप्लाइज लिबलिस थ्योरम से लिबलिस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जी जेड इज कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एफ जेड -1। तो इंप्लाइज मेरा एफ जेड क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन सम कांस्टेंट्स। तो एफ जेड भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इंप्लाइज एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ इस पूरे रीजन पे कांस्टेंट फंक्शन है और वो कांस्टेंट वैल्यू डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगी। 1 + 1 अपॉन सी है, तो सी की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले लेंगे तो ये वैल्यू इसके बाहर चली जाएंगी, ठीक है। अब -1 और 1 पे ये डिफाइन नहीं है, तो -1 और 1 पे कौन सी सिंगुलरिटी हो सकती है, ओनली रिमूवेबल सिंगुलरिटी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो एफ इज ऑल्सो बाउंडेड फंक्शन, तो एफ कैन हैव एट मोस्ट रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट -1 एंड 1। पहला ऑप्शन एफ इज कांस्टेंट, ट्रू हो गया। एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट -1 एंड 1, ट्रू हो गया। एफ इज बाउंडेड, ट्रू हो गया। आइदर पोल और दिस, फॉल्स हो गया। तो आंसर इज 1 2 3। अब यहां पे भी हमने सिर्फ एक थ्योरम यूज करी है, रीमान रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम। वो क्या कहती है, अगर आपका किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड है तो उस पॉइंट पे या तो फंक्शन एनालिटिक होगा या वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकती है। बस ये थ्योरम अगर पता है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन आईडी है 704160। pz एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है ओवर c। pz इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ओवर c। तो यहां से pz ऑलरेडी एंटायर है और किसी भी पॉलिनोमियल के रेंज में अगर वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो रेंज आपका पूरा c हो जाता है, ठीक है, अगर वो c पे डिफाइन है। उसके बाद वो क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। r एक पॉजिटिव वैल्यू है
एस आर आपको दिया हुआ है विच इज वो सारे जेड जहां पे मोड ऑफ पी जेड क्या है, लेस देन आर है, यानी कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे पी जेड लेस देन आर है। हमें इस एस आर के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है कि एस आर ओपन होगा, सेकेंड कह रहा है एस आर बाउंडेड होगा, थर्ड कह रहा है मोड ऑफ पी जेड इक्वल टू आर फॉर एवरी जेड ऑन अ बाउंड्री, इस एस आर के बाउंड्री पे। तो अगर बी ऑप्शन फॉल्स हो गया तो मैं सी की बात नहीं कर सकता था। यहाँ पे देखो हिंट ऑलरेडी मिल रहा है मुझे क्वेश्चंस में। यहाँ देखो बाउंड्री की बात कर रहा है, तो अनबाउंडेड सेट की तो बाउंड्री की हम बात नहीं कर सकते। बाउंड्री की बात तभी करेंगे जब बाउंडेड होगा। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन उसने अगर फ्रेम करा है तो इसको बाउंडेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। और अगर ऐसा बाउंडेड हो गया, बाउंड्री पे ये वैल्यू है, तो यहां पे हम इसी का यूज करके डी ऑप्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो क्या कह रहा है, अगर एस आर का कोई कनेक्टेड सेट लेंगे उसके पास कोई जीरो होगा। ये क्यों आएगा? और जब भी हमारे पास फंक्शंस के जीरोज की बात करता है तो वहां किसी बाउंडेड रीजन पे फंक्शन के पास जीरो मिलने का मतलब क्या है, मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल का कंसेप्ट यूज क्यों करना है उस पर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। डी जेड एनालिटिक है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, एंड अगर मैं जी जेड एक फंक्शन डिफाइन करता हूं विच इज मोड जेड, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है बट ये एनालिटिक नहीं होता। मोड जेड फंक्शन इज नॉट एनल, कंटिन्यूअस डेफिनेटली होता है। तो अगर मैं एच जेड डिफाइन करता हूं विच इज जी ऑफ पी जेड, तो ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ पी जेड। और कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और आपने एनालिसिस पार्ट में, और ये क्या है, सी से आर पे फंक्शन है, हम एनालिसिस पार्ट में पढ़ते हैं कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन सॉरी प्रीमेज ऑफ अ ओपन सेट अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ओपन, और प्रीमेज ऑफ अ क्लोज सेट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड। तो अगर मैं एच ऑफ अगर मैं इसकी बात करूं, मोड ऑफ पी जेड की बात करूं, जब z बिलोंग्स टू एस आर है, यहां से देखते हैं z बिलोंग्स टू एस आर है, तो इंप्लाइज क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ पी जेड लेस देन आर, और ये क्वांटिटी डेफिनेटली ग्रेटर देन और जीरो होगी क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू एस आर, जो मोड ऑफ पी जेड है वो कहां से बिलोंग करेगा, इट इज बिलोंगिंग टू क्लोज जीरो टू आर, आर की साइड ओपन होगा। अगर मैं एक सेट टी पिक कर लेता हूं विच इज अ माइनस इन्फिनिटी टू आर, और उस केस में मैं फाइंड करता हूं एच इनवर्स टी, तो जो मेरा माइनस इन्फिनिटी से जीरो है उसका प्रीमेज तो नहीं मिल रहा, उसका तो प्रीमेज है ही नहीं। बाकी एलिमेंट का प्रीमेज कौन सा आ जाएगा, पूरा का पूरा एस आर आ जाएगा। और ये सेट मेरे पास क्या है, ओपन। अब देखो ये जो मैं थ्योरम यूज कर रहा हूं ये यहां नहीं लगा सकता क्योंकि ये सेट मेरा ओपन नहीं है। इस सेट का प्रीमेज एस आर है, इस सेट का प्रीमेज एस आर है, लेकिन मैं एक ऐसा सेट बना सकता हूं जिसका प्रीमेज एस आर हो लेकिन वो ओपन भी हो। वो क्या होगा, अगर जीरो से लेस कितने भी पॉइंट ऐड कर दो, मॉड पी जेड तो जीरो से लेस हो नहीं सकता, तो वो प्रीमेज कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं होगा। तो मैंने क्या ऐड करा, माइनस इन्फिनिटी से ओपन जीरो ऐड कर दिया और जीरो से आर एक साथ रख लिया। तो इस सेट का प्रीमेज एस आर है, ये टी ओपन है तो इंप्लाइज एस आर मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। क्लियर हो गया मेरा पहला ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ हो गया। क्या यूज हो रहा है यहां पे, कंसेप्ट ऑफ अ कंटिन्यूटी। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि एस आर बाउंडेड। अब देखो रेंज ऑफ पी जेड क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंटायर है, नॉन कांस्टेंट है, तो रेंज ऑफ पी जेड पूरा सी हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, फॉर तो देयर एग्जिस्ट एम
बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट मोड ऑफ z जब ग्रेटर देन m होगा तो इंप्लाइज मोड ऑफ pz ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, r कर सकता हूं मैं, या ग्रेटर देन और इक्वल टू r ले जा सकता हूं, क्योंकि रेंज पूरा c है तो r के बाद की वैल्यूज भी अटेंड करेगा, तो कोई ना कोई मोड z ग्रेटर देन m मिलेगा सच दैट ये क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर? या आप ऐसे देख सकते हैं z इक्वल टू इन्फिनिटी पे pz पॉलिनोमियल के पास पोल मिलता है, और पोल मिलेगा तो पोल की डेफिनेशन से जैसे जैसे z इन्फिनिटी की तरफ जाएगा pz की वैल्यू अनबाउंडेड हो जाएगी, तो उस क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ इफ z बिलोंग्स टू SR implies मोड ऑफ pz क्या है, लेस देन r, implies जब मोड z ग्रेटर देन m है तो ये इससे ग्रेटर है, इसका मतलब मोड ऑफ z क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू m। तो implies क्या हो गया, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू SR देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बिलोंग्स टू R सच दैट मोड ऑफ z लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया, m। और ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की डेफिनेशन। तो implies SR इज बाउंडेड, प्रूफ हो गया। सेकेंड ऑप्शन मैंने प्रूफ कर दी। मूव ऑन करते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पे। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है उस पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि मोड pz इक्वल टू r फॉर एवरी z ऑन द बाउंड्री। तो अभी मैंने क्या प्रूफ करा, SR जो है वो मेरा बाउंडेड है। अब SR कुछ ऐसा हो सकता है, इसका इंटीरियर ओपन है, बाउंडेड है, ये हो सकता है, या एक से ज्यादा डिसकनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं। कनेक्टेड की कोई गारंटी नहीं, अभी तक हमने सिर्फ ओपन प्रूफ करा है और बाउंडेड प्रूफ करा है। तो ये जो है इसकी क्या आ गई, बाउंड्री आ गई, बाउंड्री ऑफ SR होगा। अगर मैं इस पे कोई भी एक Z0 पॉइंट पिक करूंगा, ठीक है, इसका एक नेबरहुड पिक करूंगा, यहां पे जो पॉइंट्स हैं Z1 कहां से बिलोंग कर रहा है, SR से, तो मोड ऑफ P ऑफ Z1 क्या है, लेस देन R। क्लियर? और यहां पे जो पॉइंट है वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है, मोड, अगर मैं यहां पे मान लो पॉइंट पिक करता हूं Z2, ठीक है, तो इंप्लाइज मोड ऑफ Z2 क्या है, या Z2 डज नॉट बिलोंग्स टू SR है, इंप्लाइज मोड ऑफ P ऑफ Z2 वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू R होगा, क्योंकि SR में वो सारे पॉइंट है जहां पे ये लेस है, तो इसके जैसे ही बाहर जाऊंगा तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। ये क्लियर है? तो इसको पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर कट बना लेते हैं ताकि चीजें क्लियर होगी। ये मेरे पास रीजन है, यहां पे मैंने कोई एक Z0 पिक करा, इसका एक नेबरहुड बनाया, ठीक है, इस रीजन पे मोड ऑफ PZ मेरा लेस देन R है, और इस रीजन पे मोड ऑफ PZ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू R है। PZ मोड PZ कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जब मैं यहां से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा, यहां से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा, तो यहां से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो मोड PZ हमेशा लेस देन R रहेगा, यहां से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो मोड PZ ग्रेटर देन R होगा, बट Z0 पे तो कंटिन्यूटी है, तो यूजिंग द कंटिन्यूटी ऑफ मोड ऑफ PZ implies मोड ऑफ P एट Z0 शुड बी इक्वल टू क्या होगा, R। और Z0 किसका पॉइंट है, इसकी बाउंड्री का पॉइंट है, तो इस बाउंड्री पे फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली R होगी। तो मैंने A ऑप्शन प्रूफ कर दिया, B प्रूफ कर दिया, C प्रूफ कर दिया। D ऑप्शन पे कहते हैं कि एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ SR। अब ये कनेक्टेड कंपोनेंट का क्या पंगा है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये और ये दो मैंने रीजन बना लिए, ठीक है, आपका SR ये हो सकता है, इसका इंटीरियर, दिस कैन बी SR,
तो अब इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये डेल 1 आ जाएगी और ये डेल 2, ये बाउंड्री आ जाएगी। ये आपका एक रीजन आ गया। दो कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, या आपका ऐसा हो सकता है सर, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, तो ये आपका डेल 1 आ गया, ये डेल 2 आ गया, ये एक ओपन रीजन आ गया, ये एक ओपन आ गया, इन दोनों का यूनियन आपका डेल आर हो सकता है। तो दो कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं। यहां पे डी ऑप्शन क्या कह रहा है, एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट एस आर कंटेन्ड अ जीरो ऑफ पी। क्यों करेगा ऐसे, उस पर बात कर लेते हैं। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट सी बी आ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ एस आर। एस आर ओपन है और उसमें कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो जो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, ओपन एंड कनेक्टेड। तो इंप्लाइज पहला इंफॉर्मेशन जो सी होगा, इट इज ओपन एंड कनेक्टेड, क्योंकि एक भी कनेक्टेड कंपोनेंट अगर क्लोज हो गया तो यूनियन कभी क्लोज नहीं होगा, पूरा एसआर यूनियन कभी भी ओपन नहीं होगा, और एसआर इन कनेक्टेड कंपोनेंट का यूनियन आएगा। तो ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो ओपन भी है, कनेक्टेड भी है, और उसके साथ बाउंडेड भी होगा, क्योंकि एसआर बाउंडेड है। क्लियर? एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ एसआर कंटेन्ड अ जीरो पीजेड, एंड क्या होगा, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी मोड ऑफ पीजेड क्या होगा, लेस देन आर। नाउ इफ पीजेड डज नॉट हैव जीरो इन सी, pz जो है वो ऑलरेडी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर उसके पास इस c में जीरो ना मिला, c कनेक्टेड है, बाउंडेड है, ओपन है, ओपन कनेक्टेड कंपोनेंट है, बाउंडेड भी है, तो मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी भी बाउंडेड ओपन कनेक्टेड रीजन पे pz कोई fz एनालिटिक फंक्शन है और नॉन कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, तो वो अपना मैक्सिमा बाउंड्री पे अटेंड करे, सॉरी अपना मिनिमा बाउंड्री पे अटेंड करेगा, अपना मिनिमा बाउंड्री पे अटेंड करेगा। लेकिन यहां पे मोड ऑफ पीजेड की वैल्यू कह रहा हूं लेस देन आर है और बाउंड्री पे वैल्यू आर है, तो इसका मिनिमा आर होना चाहिए, लेकिन इनसाइड आर से लेस है। ध्यान से सुनना, मोड ऑफ पीजेड सी ऑप्शन क्या प्रूव कर रहा है कि जो बाउंड्री पे है इसकी वैल्यू आर है। अगर ये मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा, ये है, तो मिनिमा बाउंड्री पे अटेंड होना चाहिए था, लेकिन बाउंड्री से पहले कहीं ना कहीं इंटीरियर पॉइंट पे अटेंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल फेल्ड, और मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल फेल्ड हो गया तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज p at some z1 should be 0 और z1 belongs to c। तो जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, यहां कनेक्टेड कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि ये मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल सिंपली कनेक्टेड ओपन सेट पे डिफाइन है, इसको एसआर पे हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। और इस कनेक्टेड कंपोनेंट पे जीरो मिल गया, और कनेक्टेड कंपोनेंट किसका है, एसआर का सबसेट है, तो एसआर में भी इसके पास जीरो मिल, this pz has a zero in this SR। D option also correct। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा, जो हो सकता है आप एग्जाम में बैठ के ना अटेम्प्ट कर, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन कराए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले थे। थोड़ा आगे मूव करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे D एक ओपन डिस्क दिया हुआ है, F होलोमॉर्फिक फंक्शन है ऑन D such that function gz, एक फंक्शन डिफाइन किया गया which is gz, which is e to the power 1 by z into fz दे दिया on d minus 0, और ये बाउंडेड है, ठीक है। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये ओपन डिस्क पे डिफाइन है, और ये gz जो है वो जीरो के अलावा सब जगह डिफाइन है। तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं,
एफ जेड लिख सकता हूं विच इज ई टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड इन टू जी जेड, ये लिख सकता हूं। क्लियर? अब देखते हैं, अब देखो e टू द पावर माइनस वन बाई जेड के बारे में तो क्या इंफॉर्मेशन है, z इक्वल टू जीरो पे इसके पास असेंशियल सिंगुलरिटी है, इसके पास z इक्वल टू जीरो के पर असेंशियल सिंगुलरिटी है। e टू द पावर वन बाई जेड की बात करें या e टू द पावर z की बात करें, तो यहां gz जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में, देखिए fz के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट fz होलोमॉर्फिक दिया हुआ। तो एक तो आप काउंटर एग्जांपल बना सकते हो कि gz को e टू द पावर वन बाई जेड ले लो, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, बट ये लॉजिकल नहीं है, एक एग्जांपल से काम नहीं करा सकते। यहां पे देखिए, अगर मैं f ऑफ x की बात करूं, यानी कि रियल लाइन पे आ गया, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस वन बाई एक्स जी ऑफ एक्स। ये क्वांटिटी हमें क्या दी हुई है, बाउंडेड, और ये क्वांटिटी जब x को जीरो पे लेके जाएंगे तो वन बाई एक्स इन्फिनिटी पे, माइनस वन बाई एक्स माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये क्वांटिटी जीरो पे, और ये बाउंडेड क्वांटिटी है तो ये कहां टेंड कर जाएगा, जीरो पे टेंड कर गया। x टेंड्स टू जीरो पे f ऑफ x जो है वो जीरो पे जा रहा है, यहां से क्लियर है। और fz जो है वो जीरो के नेबरहुड में एनालिटिक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इट इज अ समीशन n वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी सम an z टू द पावर n। टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकता हूं, किसका, fz का। gz के बारे में नहीं पता मेरे को अभी, वो कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा। ये क्लियर है यहां तक? अगर मैं यहां से इंप्लाई करूं कि f ऑफ x अपॉन x टू द पावर कुछ m कैलकुलेट करूं, वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू e टू द पावर माइनस वन अपॉन x टू द पावर m इन टू जी ऑफ x। ये क्वांटिटी, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल वैल्यू है। x को अगर मैं जीरो पे लेके जाऊंगा तो ये क्वांटिटी हमेशा जीरो पे जाएगी, और ये क्वांटिटी बाउंडेड है तो ये क्वांटिटी भी जीरो पे जाएगी। बस यही काम कीजिए। अब आते हैं ये इक्वेशन वन का यूज कर, ये इक्वेशन इनक्वलिटी टू है। यहां से अगर मैं एफ एक्स कैलकुलेट करता हूं, इज इक्वल टू समीशन एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन आ जाएगा, जेड की जगह एक्स रिप्लेस कर सकते हैं तब भी काम करेगा। नाउ इफ एम इज द स्मॉलेस्ट सच दैट am मेरा नॉन जीरो, इस सीरीज एक्सपेंशन में मान लेते हैं कि mth टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म है जो नॉन जीरो है, इंप्लाइज f ऑफ x मेरा कैसा होगा, सॉरी f ऑफ x शुड बी ऑफ द फॉर्म am x टू द पावर m प्लस am प्लस वन x टू द पावर m प्लस वन एंड सो ऑन। तो मैं f ऑफ x बाई एक्स टू द पावर m लिख सकता हूं, विच इज, ये जो m चूज करा वही m हम यहां चूज करेंगे। इसको क्या लिख सकता हूं, am प्लस वन एक्स एंड सो ऑन। और x टेंस टू जीरो पे अगर इसकी बात करूंगा तो f ऑफ x बाई एक्स टू द पावर m, इसका मॉडुलस वैल्यू कहां चला जाएगा, मोड ऑफ am पे, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब f ऑफ x बाई दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहां से f ऑफ x बाई एक्स टू द पावर m नॉट टेंस टू जीरो एज x टेंस टू जीरो। लेकिन हम सेकंड में क्या कर रहे हैं, ये क्वांटिटी हमेशा कहां जा रही है, जीरो पे, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया, कोई भी ऐसा m नहीं मिलेगा जो नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑल am आर जीरो, और सारे am जीरो है, तो एफ जेड क्या हो गया, मेरा जीरो फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो इस पेपर में स्पेशल क्या है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को पहले डिस्कस करता हूं, दोबारा आते हैं, सारे क्वेश्चंस पे बात करता हूं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं।
फंक्शन आपका क्या प्रूफ हो रहा है, जीरो फंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में फंक्शन क्या प्रूफ हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, सिक्स क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। जैसे मैंने ये क्वेश्चन उठाया सेवंथ, सॉरी हाँ सिक्स क्वेश्चन ये हो गया, जैसे मैंने ये सेवंथ क्वेश्चन उठाया फंक्शन फिर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बेसिकली टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन जिसमें फंक्शन क्या प्रूफ हो रहा है, कांस्टेंट। और जब हम थ्योरी क्लासेस पढ़ाते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि वो सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो एनालिटिक फंक्शन को कांस्टेंट प्रूफ करती है। अब 8 में से 3 क्वेश्चन सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन पे आ गए। तो अगर आपका वो कंसेप्ट अच्छा है, उस पर प्रैक्टिस है, टेलर सीरीज से कांस्टेंट कैसे प्रूफ करते हैं, या सीआर इक्वेशन से कांस्टेंट कैसे प्रूफ करते हैं, डेरिवेटिव से कांस्टेंट कैसे प्रूफ करते हैं, या पिकार्ड्स थ्योरम कैसे यूज करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एफ आइडेंटिकली क्या हो गया, जीरो। तो आंसर क्या आ गया, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो, पूरे डोमेन पे फंक्शन जीरो। देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट सी सच दैट दिस, हो नहीं सकता। देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट सी सच दैट एफ इज दिस, हो नहीं सकता। तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी टू सी एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ आइटा जेड दिया हुआ है। तो एंटायर फंक्शन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट होने वाला था। अगर ये आपने नहीं कभी करा है और नहीं हो रहा है आपसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल चीजें प्रॉब्लम कर रही है। क्या दिया हुआ है, एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, और उसके साथ साथ क्या दे रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ आइटा जेड। एफ एंटायर फंक्शन है तो डेफिनेटली एफ जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा समीशन एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन, इंप्लाइज एफ ऑफ आइटा जेड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू समीशन एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन आइटा जेड टू द पावर एन। बट ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन कॉमन आउट z टू द पावर n प्लस सॉरी ए एन इंटू जेड टू द पावर n आइटा z टू द पावर n इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू होल नंबर, जो आपका ए एन है z टू द पावर n यहां से कॉमन आउट आ जाएगा, ए एन इंटू जेड टू द पावर n एंड 1 माइनस आइटा टू द पावर n इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, या तो ए एन जीरो होगा, जेड टू द पावर n तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए एन इंटू 1 माइनस आइटा टू द पावर n इक्वल टू जीरो। अब ये क्वांटिटी कहां नॉन जीरो है, तो आइटा टू द पावर 4k जो होता है वो 1 होता है, तो इंप्लाइज फॉर एवरी n विच इज नॉट इक्वल टू 4k, ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, तो ए एन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो 4 के मल्टीपल है वो क्वांटिटी आर्बिट्री होगी, बाकी जीरो हो जाएंगी। तो इंप्लाइज मेरा एफ जेड क्या बन जाएगा, एन को जीरो रखूंगा तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो वो जीरो हो गया, एन इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो तो वो जीरो हो गया, 2 पे जीरो हो गया, 3 पे जीरो हो गया, फोर्थ पावर पे, तो यानी कि ए फोर जेड टू द पावर 4, सॉरी एन इक्वल टू जीरो रहेगा, एन इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू 1, तो ए नॉट ए फोर जेड टू द पावर 4, ए एट जेड टू द पावर 8, ए 12 जेड टू द पावर 12 एंड सो ऑन। और इसमें भी स्पेशल देखिए, ये किसकी फॉर्म में है, जेड टू द पावर 4, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए नॉट प्लस ए वन डब्ल्यू प्लस ए टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए थ्री या ए एट ए फोर ए 12, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, डब्ल्यू क्यूब ये लिख सकता हूं। तो ये बेसिकली कौन सा फंक्शन है, जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड टू द पावर 4, इसको जी ऑफ जेड टू द पावर 4 लिख सकते। बस यही सब कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन में। पहला कह रहा है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ माइनस आइटा जेड, डेफिनेटली जेड की जगह माइनस जेड रिप्लेस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है क्योंकि a1 की टर्म नहीं है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। nth डेरिवेटिव क्या होता है, an इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव एट जीरो अपॉन n फैक्टोरियल।
तो a1 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव 0, तो ये भी ट्रू हो गया। देयर इज एंटायर फंक्शन g सच दैट, हो गया ट्रू। f नेसेसरली कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं है, इस टाइप का कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर 4 ले लो, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा आपकी गिवन, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो आंसर शुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब अगर ये क्वेश्चन हमने नहीं करा एग्जाम में बैठ के तो डेफिनेटली हम थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पा, हम उतना की कर पा रहे हैं जितना आपको क्लास में बता दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछता, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हर बार कोई ना कोई थोड़ा बहुत एक्सटेंशन यूज किया जा रहा है, तो इसलिए उस लेवल पे पढ़ना जरूरी है अगर एग्जाम्स क्लियर करने आगे।